भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 एक संक्षिप्त परिचय। भारतीय अनुबंध अधिनियम हमारे देश में 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। उसमें कुल 266 धाराएं तथा 11 चैप्टर्स थे। माल अनुबंध तथा साझेदारी क्षेत्र में व्यापक अनुबंधों को देखते हुए पृथक अनुबंधों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 76 से 123 को निरस्त कर माल विक्रय अधिनियम सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 बनाया गया तथा सेक्शन 239 से 66 को निरस्त कर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1972 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। परिवर्तन के बाद भारतीय अनुबंध अधिनियम की विषय वस्तु या उसका क्षेत्र निम्न प्रकार रहे। भारतीय अनुबंध के सामान्य सिद्धांत तथा अर्ध अनुबंध जिनको धारा 1 से 75 तक में शामिल किया गया। हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंध के समस्त प्रावधानों को धारा 124 से 147 तक में शामिल किया गया। इसी प्रकार निक्षेप तथा गिरवी अनुबंधों के प्रावधान को 148 से 181 तक में शामिल किया गया तथा एजेंसी अनुबंधों को 182 से धारा 238 तक शामिल किया गया। भारतीय अनुबंध अधिनियम उन अधिकार एवं दायित्वों की व्याख्या करता है जो अनुबंधात्मक संबंधों के कारण उत्पन्न होते हैं। भारतीय अनुबंध व्यक्तिगत लक्षी अधिकारों राइट इन पर्सनम की व्याख्या करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से या भारतीय अनुबंध अधिनियम के हिसाब से व्यक्ति के 2 अधिकारों की बात की जाती है। नंबर 1 लोकलक्षी अधिकार और दूसरा है व्यक्तिलक्षी या व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार। लोकलक्षी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को विश्व के विरुद्ध या विश्व के अगेंस्ट में या वर्ल्ड के अगेंस्ट में व्यापक रूप से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि श्याम ने मेसर्स टीवीएस मोटर से जुपिटर दुपहिया वाहन क्रय किया है तो श्याम को दुपहिया वाहन के प्रयोग के संबंध में विश्व के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होगा कि वह नियमों कानूनी की हद में उन अधिकारों का प्रयोग कर सके। इसी संदर्भ में व्यक्तिलक्षी या व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। यह अनुबंध अधिनियम इसके अंतर्गत प्राप्त अधिकार दायित्वों की व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल श्याम ने मोहन से 35,000 रुपये में जुपिटर वाहन क्रय किया तो श्याम को दुपहिया वाहन प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा मोहन को श्याम से 35,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकार होगा। उस अधिकारों को व्यक्ति लक्ष्य श्रेणी में रखा
जाएगा। तो यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के पारित होने से पूर्व भारत में ऐसा कोई सामान्य अनुबंध अधिनियम नहीं था जो संपूर्ण रूप से समग्र देश में लागू हो सके। यदि अनुबंधों के कानून का क्षेत्र यदि उसका अध्ययन किया जाए या हम बात करें कि इस जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उसका स्कोप क्या होना चाहिए, अनुबंधों का कानून ठहरावों का संपूर्ण कानून नहीं है। द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। अनुबंधों का कानून सभी ठहरावों का संपूर्ण कानून नहीं है, क्योंकि अनुबंधों का कानून केवल उन ठहरावों पर लागू होता है जिनसे पक्षकारों के वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। अनुबंधों का कानून उन ठहरावों पर लागू नहीं होता जिनके पक्षकारों की इच्छा वैधानिक संबंध या दायित्व उत्पन्न करना नहीं हो सकता है। सेकंड नंबर, अनुबंधों का कानून सभी दायित्वों का कानून भी नहीं है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। यह भी पूर्ण सत्य है कि अनुबंधों का कानून सभी दायित्वों का कानून नहीं है। इसका कारण यह है कि वैधानिक दायित्व केवल स्वेच्छा से अनुबंध करने से ही उत्पन्न नहीं होते हैं। वैधानिक दायित्व निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण भी उत्पन्न होते या थोपे जाते हैं। नंबर 1, दुष्कृति या असभ्य आचरण से। सेकंड नंबर, न्यायालयों के निर्णयों से। थर्ड नंबर, स्थिति या आपसी संबंधों से, यथा ट्रस्टी तथा हितकारी के संबंध से या पति पत्नी के संबंध से। तो इस पर क्या कह सकते हैं कि अनुबंधों का कानून केवल उन दायित्वों से संबंधित है जिनकी उत्पत्ति अनुबंध करने से होती है। किसी भी स्रोत से उत्पन्न होने वाले दायित्व को अनुबंधों के कानून की विषय वस्तु नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में कुछ एक जो आधारभूत परिभाषाएं या फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं उनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1, प्रपोजल या प्रस्ताव किसे कहते हैं? प्रपोजल भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी विलिंगनेस या इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा नहीं करने के विषय में प्राप्त हो, तो कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा। When one person signifies to another person to do or to abstain from doing anything with a view to obtain assent, that other is to other to such act or absence, he is said to be make a proposal. Next, वचन, promise अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन B। जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव या प्रपोजल रखा जाता है और वह व्यक्ति उस पर अपनी सहमति असेंट दे देता है, तो कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और प्रस्ताव जो स्वीकृत हो जाने पर वचन बन जाता है। मीन्स
accepted proposal becomes a promise. We can explain by this equation. Number one, proposal equal to acceptance or assent equal to promise. प्रस्ताव प्लस प्रस्ताव की स्वीकृति या सहमति इस बिकम कमिटमेंट, प्रॉमिस एंड नंबर थर्ड, वचनदाता प्रोमाइजर व वचन ग्रहीता प्रोमाइजी। सेक्शन 2C, प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति प्रस्तावक या वचनदाता कहलाता है। द मैन या और पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइजर। उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। पर्सन हु एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइजी। नंबर 4, प्रतिफल कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन D। प्रतिफल मीन्स और कंसिडरेशन मीन्स प्रतिफल पक्षकारों को कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न्स और क्यू प्रो क्यू के नाम से जाना जाता है। अर्थात पक्षकारों द्वारा अपने वचन या कार्यों का आदान प्रदान करना होता है या पक्षकारों द्वारा अपने वचन या कार्यों को एक दूसरे के प्रतिफल माना जाता है। यदि परिभाषा देखें, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा कार्य करने से विरत रहा है अथवा कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है अथवा कुछ कार्य करने या कुछ कार्य करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति अथवा वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, श्याम द्वारा टीवीएस मोटर्स से 65,000 में जुपिटर 2 व्हीलर परचेज किया गया। तो श्याम को गाड़ी का मिलना उसका प्रतिफल होगा तथा टीवीएस मोटर्स को 65,000 रुपये मिलना उसका प्रतिफल होगा। ठहराव सेक्शन 2 सबसेक्शन E। प्रत्येक वचन अथवा वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे का प्रतिफल होता है ठहराव कहलाता है। एवरी प्रॉमिस or set of promise forming the constitution for each other is an agreement। यदि हम इसको इक्वेशन के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इक्वल टू प्रॉमिस और इक्वल टू प्रॉमिस बिकम्स ए एग्रीमेंट और बिकम्स ए एग्रीमेंट बिकम एग्रीमेंट। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इक्वल टू वचन और वचन इक्वल टू ठहराव। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट या ठहराव अनुबंध सेक्शन 2H। ऐसे ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाते हैं। एन एनफोर्सेबल एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ठहराव एग्रीमेंट, सेकंड वह ठहराव राजनियम या कानून द्वारा एनफोर्सेबल या प्रवर्तनीय हो। सूत्र रूप में हम कह सकते हैं कि अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। ठहराव
प्लस कानून द्वारा उसकी प्रवर्तनीय एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, दोनों मिलकर अनुबंध बनते हैं। न्यायाधीश सामंत के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या अनुबंध की परिभाषाएं तथा अनुबंध के जो वैलिड जो एसेंशियल पार्ट्स हैं या वैलिड एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए।